वेलकम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लास 1। सो आई होप अभी तक आपने कभी ना कभी एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या आरसी जिसको कहते हैं, ठीक है, पढ़े हो या अनसीन पैसेज के नाम से सुना होगा, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, आपको 5 और 6 और समटाइम्स 4 पैसेजेस आपको दिए होते हैं, पैराग्राफ्स छोटे छोटे, एक बड़ा सा एक पैसेज बन जाता है, उससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे कहते हैं। उसके बाद आपको 3 और 4 और समटाइम्स 5 क्वेश्चन या फिर 6 भी हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस दिए होते हैं जो आपको इस पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करने होते हैं, ठीक है। इन दिस लेसन इन द स्टार्टिंग आई वांट कि आपको पता लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उनका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। सो दैट कि आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करें, आपको पता रहे कि क्या क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है, तभी आप स्पीड से कर पाओगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस दी मेजर प्रॉब्लम्स इन आरसी। सो प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या क्या आ सकती हैं आपको, ठीक है, जब आप आरसी कर रहे होंगे, ठीक है। एंड द फर्स्ट इज दी वोकेबलरी। वोकेबलरी के इशू बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट्स को, बहुत ही ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे कि एक वर्ड पूछूं, ईयरवॉर्म। ईयरवॉर्म का मतलब क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ द ईयरवॉर्म? ईयरवॉर्म इज अ मीनिंग कि अगर जैसे कि आप कोई गाना सुनते हो तो वो बार बार आपके दिमाग में बजने लग जाए, ठीक है, वो आप रिपीट मोड पे चले, ठीक है। सो जैसे कि रिंग की आके पापा टाइप वो बजता रहता है ना, दैट काइंड ऑफ सॉन्ग, दैट इज ईयर वॉर्म, जो आपको एकदम गुनगुनाते रहते हो टाइप, दैट इज द ईयर वॉर्म, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स और भी हैं, ठीक है। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? लेजी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ऐसी बहुत सारी वोकेबलरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। एंड आई रिकमेंड कि आप वर्ड पावर डीसी पढ़ें। एंड प्लस इसके बाद ही, इस वीडियो के बाद ही एक वीडियो है, ठीक है, वोकेबलरी के ऊपर ही, कि हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। ओके, सो वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा, दैट विल हेल्प यू दैट आप कैसे अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं वाइल रीडिंग, ठीक है। कैसे आप डिजिटल फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं, मैंने पूरी एक वीडियो बना रही हुई है, ठीक है। प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर से देखिए, और वैसे ही अगर करेंगे तो वो ज़रूर से आपकी हेल्प करेगी इन दी वोकेबलरी सेक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दी रीडिंग हैबिट। सो रीडिंग हैबिट, आज तक हम सबकी रीडिंग हैबिट क्या रही है? हम बुक्स, किताबों से पढ़ते हैं, ठीक है। हमने कभी भी ऑनलाइन इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं। कुछ लोग होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा है, अमेजोन किंडल यूज़ करते होंगे, दैट इज़ ग्रेट, दैट्स दे हैव अ प्लस पॉइंट ओवर है। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा, दे डोंट हैव अ प्लस पॉइंट, दे हैव नेगेटिव पॉइंट्स, ओके। बिकॉज जो भी आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं सारे के सारे आपको डिजिटली होते हैं, लाइक आपका पढ़ना, आपको स्क्रीन से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ियों की स्पीड रुक जाती है, उनको इतनी आदत नहीं होती स्क्रीन से पढ़ने की, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर आज से आप जितना भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेट्स से न्यूज़पेपर या फिर आर्टिकल्स, वो प्लीज़ ऑनलाइन पढ़ें, ठीक है। कोई भी यूज़फुल आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें तो वो ऑनलाइन पढ़ें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। नेक्स्ट इज दी प्रॉब्लम इज ट्वाइस ओवर। सो ट्वाइस ओवर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही एक लाइन पढ़ते हैं वो दोबारा से उस लाइन को पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, दोबारा से, क्योंकि उनको एक बारी में लगता है मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है। दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आई विल से द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज आप पढ़ के ना सबको समझ आ जाता है, बस आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस लगता है कि यार मैंने पढ़ा नहीं ढंग से, मैंने पढ़ा नहीं, आपका कंसंट्रेशन नहीं है। ये कैसे आएगा? जैसे ही आप ये रीडिंग हैबिट अपनी लाओगे, आप पढ़ना शुरू करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे ऑनलाइन, आपके अपने आप ये ट्वाइस ओवर वाली प्रॉब्लम हट जाएगी, ठीक है। और प्लस अगर आपने वोकेबलरी अच्छी कर ली, ट्वाइस ओवर मेजरली वोकेबलरी की वजह से किया जाता है, क्योंकि आपको जब लाइन पढ़ते हो उसमें कोई नया वर्ड देखते हो, आपको समझ नहीं आता, आप रिलेट ही नहीं कर पाते उस वर्ड को कि इस वर्ड का इस लाइन में क्या मतलब था। आप इसलिए उस जो लाइन होती है उसको ज़्यादा के दोबारा पढ़ते हो, दैट द मेजर इशू, ठीक है, दैट द मेजर इशू, ऑल राइट। सो अगर इन दोनों पॉइंट्स पे अगर आप काम करते हो तो तीसरा पॉइंट आपका ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत आदत रहती है तो उसको आप धीरे धीरे हटा सकते हो। नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंड। सो मेजरली क्या रहता है कि जब स्टूडेंट पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेता है, लाइक एक पूरा पैराग्राफ, उसके बाद कहता है समझ ही नहीं आया, ये भी काफ़ी इशू रहता है, ठीक है। बट अगेन ये तीनों पॉइंट जब आप सॉल्व कर लेंगे तो चौथा पॉइंट आपके पास
गिफ्ट के तौर पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज अ टाइम इशू। टाइम इशू आप तभी सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई स्पीड रीडिंग के तरफ से नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर स्पीड रीडिंग करोगे तो आप काफ़ी सारे वर्ड्स और काफ़ी सारा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, मेन आइडिया निकल जाएगा, कभी कभी काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं स्पीड रीडिंग के चक्कर में, ठीक है। सो व्हाट आई रिकमेंड कि आप सिर्फ रीडिंग करिए, रीड एज मच एज यू कैन, वो भी ऑनलाइन, ठीक है, प्लस वोकैबुलरी पे काम करिए। ये तीनों पॉइंट नीचे के ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे ठीक होना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द मेजर प्रॉब्लम्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन आरसी, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आरसी भी करेंगे, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन आरसी इज, द फर्स्ट इज द मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस, नेक्स्ट इज टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस, नेक्स्ट इज इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, ये थोड़े टफ होते हैं, ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ये इजी होते हैं। टोन बेस्ड क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा टफ, एंड पैराग्राफ एंड स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन एंड वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब इनको डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट इज मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस। मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द गिवन पैसेज? द मेन पॉइंट दैट द पैसेज implies is, which of the following options properly implies the gist of the passage? The structure of the passage can be best described by। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखता है, ठीक है, सो उसका मतलब क्या है? वो मेन आइडिया आपसे मांग रहा है, ठीक है। मेन आइडिया कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर हम डिटेल में क्लासेस हैं आगे, ठीक है, उसमें सीखेंगे। अभी मैं बस आपको इतना बताता हूँ इसका आंसर कैसे आता है। आपको सब्जेक्ट ढूंढना होता है, द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, यू हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट। अगर आपने वो फाइंड कर लिया देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस। टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक आरसी पढ़ते हैं तो मेजरली उसके ऊपर एक टाइटल लिखा रहता है ना कि क्या किसके ऊपर है, या फिर न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ आर्टिकल कोई पढ़ते हैं तो उसके ऊपर एक टाइटल लिखा रहता है ना, हेडिंग, उसे कहते हैं टाइटल, ठीक है। सो इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, द मोस्ट एप्ट टाइटल फॉर द पैसेज इज, द टाइटल ऑफ द पैसेज कैन बी परफेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं टाइटल बेस्ड क्वेश्चन। ये काफ़ी आते हैं, ठीक है। इनको कैसे किया जाता है? मेजरली जो भी आप पढ़ेंगे ना उसके अंदर से आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार ये वाला जो वर्ड लिखा है ना, ये वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है और यही टाइटल बनना चाहिए, बट मेजरली ये आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो कभी भी आप कोई भी वर्ड पढ़ें उसका वही टाइटल बनना इज़ नॉट दी राइट थिंग। मतलब 90% चांसेस होंगे वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी होता भी है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 10% हो सकता है, ऑलराइट। बट अब इसमें जो ट्विस्ट आता है, जो ट्रिक पार्ट है, जो काफ़ी ट्रिक पार्ट रहता है, लेट्स से आपने एक पढ़ा कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर कोई बंदा है, वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के पीछे पागल है, टाइप ऑफ थिंग। सो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर अगर है और ऑप्शन में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की जगह उसमें लिखा हुआ है एक ग्रीन फिंगर्स, ठीक है। सो ग्रीन फिंगर्स, इसका मतलब क्या है? ग्रीन फिंगर्स का अगर मतलब है, ये एक तो ईडियम है, सो आपको ईडियम्स भी इसलिए थोड़े से पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। ग्रीन फिंगर्स मतलब होता है कि रखवाली करना वाला, मतलब पेड़ पौधों की रखवाली टाइप, अच्छे से पौधों को अच्छे से रखने वाला, उसे कहते हैं ग्रीन फिंगर। सो ये बन जाएगा आपका टाइटल, ठीक है। सो इसलिए ईडियम्स पढ़ना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईडियम्स की आपको क्लासेस मिल जाएंगी आगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। नाउ coming to the next question, that is the inference based questions. Inference based questions कैसे होते हैं? What can be inferred from the sentence? What does the sentence imply? It can be inferred from the passage that. What does the author mean by the line? ठीक है, so inference based questions are basically the toughest question I will say, ठीक है। काफ़ियों को नहीं पता चल पाता है, बट मेरे लिए बहुत ईजी रहते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे लिए वो चीज़ बहुत ईजी रहती है जो दूसरों के लिए मुश्किल रहती है, ठीक है। सो वट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द सेंटेंस, इसका मतलब कैसे करा जाता है इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो आप ये समझो, आपको कंटेक्स्ट को समझना होगा, ठीक है, एंड प्लस आपको ऑथर के हिसाब से सोचना होगा, ठीक है, कि अगर मैंने ये लाइन लिखी है तो इस लाइन का मतलब क्या निकाल सकता हूँ। ये इस हिसाब से जिस दिन आप आंसर इन क्वेश्चंस को आंसर करने लग गए, आपका कभी भी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा। बाकी मैं आपको आगे सिखा दूंगा कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, सो डोंट वरी। नेक्स्ट इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। दीज आर द काइंड ऑफ एन ईजी। अगर आपने ढंग से पैसेज पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा, कहीं पे कुछ छोड़ दिया स्पीड रीडिंग के चक्कर में, तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। फिर इसके अंदर होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज दिस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इंक्लूड इनकरेक्ट फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट डज द सेंटेंस मीन। सो इसके अंदर आपको पूरा एक तो फुल पैसेज पढ़ना पड़ता है, ठीक है, पूरा का पूरा, कुछ आप छोड़ नहीं सकते,
ठीक है। और की फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, ठीक है, कि क्या क्या फैक्ट्स थे वो भी आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, बिकॉज ये फैक्ट बेस्ड है, ऑलराइट। एंड अगर आपने कोई भी फैक्ट छोड़ दिया तो उसने पूछ लिया कि इनकरेक्ट फैक्ट कौन सा, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपने जो छोड़ दिया शायद वो नीचे ऑप्शन में है, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया, आपको कुछ भी डाउट है, आपको पूरा पैसेज दोबारा पढ़ना पड़ता है। सो है तो ईजी बट काइंड ऑफ अ टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं एक टाइम पे आके, ठीक है। नेक्स्ट इज टोन बेस्ड क्वेश्चंस। टोन बेस्ड क्वेश्चंस में जब हम आगे आरसीए करेंगे देन आई विल लेट यू नो दैट हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस। हमारे जो करने का वे है मैं आपको बताता हूँ। हम 3 तरीके की टोन रखते हैं। वन इज़ द पॉजिटिव, एक होती है आपकी न्यूट्रल, ठीक है, एक होती है आपकी नेगेटिव। ऑलराइट, हम इन 3 टोन के हिसाब से क्वेश्चन को करते हैं। बाकी जब आप क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, द टोन ऑफ द ऑथर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द व्हाट एटीट्यूड ऑफ द ऑथर कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। बहुत ही ईजिली तरीके से हम इस तरीके को यूज़ करके, इस ट्रिक को यूज़ करके हम कर सकते हैं। जब पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल को यूज़ करके हम टोन बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है दी पैराग्राफ एंड स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन भी काइंड ऑफ एन ईजी रहते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज कैन बी द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, द सेकंड पैराग्राफ क्रिटिसाइजेस, द थर्ड पैराग्राफ डिस्क्राइब्स। ऑलराइट, सो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या फिर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड रहते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। एक पैराग्राफ को पकड़ लेंगे कि इस पूरे पैराग्राफ के बारे में बताओ, ठीक है। सो आपको उस पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड्स को ढूंढना होता है, जैसे कि आयरॉनिकली, ऑल्दो, बट, ऐसे कहाँ कहाँ वर्ड्स यूज हुए हैं उस पैराग्राफ के अंदर, वो आपको बताएंगे कि क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर है इस पैराग्राफ का, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको ट्रिक्स दिए हैं, बाकी हम इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे आगे, सो डोंट वरी। नेक्स्ट इज दी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि विच वर्ड मीन्स द सेम एज, व्हाट डज द वर्ड डैश मीन, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इज। सो इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिक पार्ट क्या रहता है कि कभी कभी जो आरसी के अंदर वर्ड यूज हुआ वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ उसका मीनिंग भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पूछा जाता वोकैबुलरी का। मतलब अब आपको वहाँ पे कुछ लिख दिया कि अंडर, अंडर, तो आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मार्क करोगे, कुछ जो कंटेक्स्ट में आरसी में यूज हुआ है उसी कंटेक्स्ट में आप उसका आंसर मार्क करोगे। ऑलराइट, सो this is all about the class 1. I hope you enjoy this session. All right, and if you have any doubt, please feel free to ask in your group. Thanks. Have a nice day.